दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वंदे मातरम इंडिया में क्यों एक इशू है और बीजेपी खासकर या संघ आरएसएस जिसको हम कहें, क्यों वंदे मातरम पे इतना जोर देती है और मुसलमानों को वंदे मातरम से क्या दिक्कत है। खासकर इस बात की टेक्निकलिटी या मैकेनिज्म में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि फर्ज कीजिए एक आदमी बीमार है ना। उसको सपोज कीजिए बुखार आया हुआ है और रेस्ट में है, आराम कर रहा है, उसका इलाज चल रहा है, इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं और एकदम से जो है कुछ ऐसा हुआ कि उसका हाथ कट गया और ब्लीडिंग होने लगी। तो अब प्रायोरिटी क्या होगी? उसका जो बुखार है वो प्रायोरिटी होगी या जो हाथ कट के ब्लीड हो रहा है उसको फिक्स करना प्रायोरिटी होगी? जाहिर सी बात है, जब उसका हाथ कटा है तो सबसे पहले उसके हाथ को काट के सही करना ये प्रायोरिटी होगी। बुखार भी एक प्रॉब्लम है, उसका भी इलाज होगा। बुखार एक सिम्टम है, इन्फेक्शन एक प्रॉब्लम है, उसका भी इलाज होगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज जो है, हम जिन इश्यूज पे काम कर रहे हैं वो जो है ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस इंसान की जान बच जाए। ऐसी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए उठपटांग कि उसकी जान पे बनाए, है ना। जैसे कि अगर कोई इंसान है, अब वो बेचारा, उसको सिर्फ नज़ला ज़ुकाम हुआ है, खांसी कर रहा है, अब वो किसी डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर बहुत अच्छा हार्ट सर्जन है, ज़बरदस्त किस्म का हार्ट सर्जन है। अब वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, तुम्हारी हार्ट सर्जरी होगी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है हार्ट सर्जरी करने की, लेकिन वो अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट समझता है, इतना ज़्यादा कि मैं इतना बड़ा हार्ट सर्जन हूँ तो हार्ट सर्जरी करूँगा, इसके अंदर प्रॉब्लम है हार्ट की। तो कंट्री के अंदर जितने सारे इश्यूज़ हैं, कंट्री एक समझिए एक इंसान की तरह है ना, एक एंटिटी है, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और उन प्रॉब्लम्स में हमने क्या प्रॉब्लम चूज़ किया है? हमने चूज़ किया है कि लोगों का की जो नेशनलिटी है, नेशनलिटी गलत वर्ड है, लोगों की जो क्या कहा जाए, देशभक्ति है, उनके लिए जो देश के लिए प्रेम का जज्बा है, मोहब्बत का जज्बा है, हम उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? वो वंदे मातरम बोलता है कि नहीं बोलता है। ये प्रायोरिटी है देश की, कंट्री की, ये प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये आदमी देश से मोहब्बत करता है भी है या नहीं करता है, प्रायोरिटी है। और इसको चेक करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, क्या वंदे मातरम बुलवा दो उससे। अगर वो वंदे मातरम बोल दिया मतलब देशभक्त है, मतलब आपने जिस इंसान ने वंदे मातरम अपनी जुबान से अदा कर दिया, मतलब उसके दिल में देशभक्ति भरी हुई है। वो देश के खिलाफ कभी साजिश कर ही नहीं सकता, कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ेगा, टैक्स वो 5 साल का एडवांस दे देगा कंट्री को। मतलब इतना बड़ा, मतलब टेस्ट है ये, कि इससे बड़ा टेस्ट हो ही नहीं सकता। तो वंदे मातरम जो है ये मेरी प्रायोरिटी है। बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है, क्या कहें। तो ये प्रायोरिटी मैं पहले आपको बताना चाह रहा था, क्या ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कंट्री के अंदर, जबकि हमारे यहाँ लाखों कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, सोशल फैब्रिक हमारा टूट गया है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉल्यूशन है, जो टेक्नोलॉजीज हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच जो होना चाहिए कंट्री का, जो लीडरशिप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, वो कहाँ है? वो हम उस डायरेक्शन में चलना शुरू भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, वो क्या कर रही हैं? उनका क्या लॉन्ग टर्म गोल है? ये सब कुछ प्रायोरिटी नहीं है। लोग खड्डे में गिर के मर जा रहे हैं, साफ पानी नहीं मिल रहा है, साफ हवा नहीं है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है वंदे मातरम। तो पहली चीज़ है, ये अभी
4 मिनट में मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटीज, जब किसी इंसान की प्रायोरिटीज लाइन में नहीं होती ना, सेट नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं पागल हो गया इंसान। जैसे किसी को भूख लगी है और वो जो है कह रहा है यार टॉयलेट की तरह, बाथरूम की तरह, क्या हुआ, भूख लगी है। प्रॉब्लम कुछ है, प्रायोरिटी कुछ और है। तो ऐसे इंसान को हम पागल कहते हैं। अब जैसे किसी, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कार में, मैं इंडिकेटर दबाता हूँ तो एक्सपेक्टेशन है कि इंडिकेटर चलेगा, इंडिकेटर दबाते ही हॉर्न जो है चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है प्रायोरिटीज़ का, जो चीज़ करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। उसी तरह जब कोई कंट्री अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल जाती है तो क्या कहेंगे उस कंट्री को, वहाँ के लोगों को क्या कहेंगे। तो पहली चीज़ है, आप लोगों को ये समझना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए कि जो भी लोग ये बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, उनको प्रायोरिटीज़ पता ही नहीं है, या पता भी है, अगर पता नहीं है तो चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि उनको पता नहीं है, लेकिन उन्हें पता है और जानबूझ के वो एक ऐसे इशू पे फोकस कर रहे हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट में पता नहीं कहाँ आता है, 100वें या 200वें नंबर पे आता है। उसको जानबूझ के नंबर 1 पे ला रहे हैं। तो किसी चीज़, किसी इंसान को ज़बरदस्ती पागल करना ये क्राइम है, और ये लोग जो कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ये भी एक क्राइम है। तो इस चीज़ को समझिए। अब हम आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम का। देखिए, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने ब्रॉडली फैसला किया कि ये जो कंट्री है ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, और इसकी जो पहचान है सेकुलर है। ये एक फैसला किया गया कि दिस कंट्री इज आइडेंटिफाइड एज अ सेकुलर कंट्री। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, इसका जो चेहरा है वो सेकुलर है। पाकिस्तान ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे, इसकी जो पहचान है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक होगी। एक्सपेक्टेशन दोनों कंट्रीज की, पाकिस्तान की भाई हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स है उसको अपहोल्ड करेंगे अपनी गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर। अब उन इस्लामिक प्रिंसिपल्स को किस हद तक डिफाइन किया गया, किस हद तक अपहोल्ड किया गया, वो एक अलग डिस्कशन है। जो लोग जानते हैं हिस्ट्री को वो जानते हैं वहाँ क्या हश्र हुआ है, क्या हाल हुआ है। इंडिया ने डिसाइड किया कि हम सेकुलर फेस के साथ, सेकुलर इथोस के साथ कंट्री चलाएंगे, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, और जो हम प्रिंसिपल्स डिराइव करेंगे कंट्री को चलाने के लिए वो जो है सोशलिज्म के पे बेस्ड होंगे, और वो डेमोक्रेटिक होंगे और सेकुलर होंगे। ये एक डिसीजन था, और इस डिसीजन को जो है पूरी बहुमत के साथ लोगों ने एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया, और कंट्री एक रास्ते पे चली। लेकिन आप सबको पता है कि कंट्री में एक ग्रुप ऐसा भी है जो इंडिया की आइडेंटिटी को सेकुलर आइडेंटिटी नहीं देखना चाहता है। वो उसको एक हिंदू आइडेंटिटी में तब्दील करना चाहते हैं, या उनका ख्वाब है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, उसकी आइडेंटिटी एक हिंदू आइडेंटिटी होनी चाहिए। राइट। तो अब इस आइडियोलॉजी का क्लैश है, और इस क्लैश में जब वो रिंग के अंदर हैं, एक आइडियोलॉजी वो है जो इसको सेकुलर रखना चाहती है, एक आइडियोलॉजी इसको हिंदू नेशनलिज्म में तब्दील करना चाहती है। तो जब ये फाइट होगी तो वो मुद्दे वही उठा के लाएंगे, जो हिंदू नेशनलिस्ट वही मुद्दे उठा के लाएंगे जो इस बॉक्सिंग रिंग में रिलेवेंट है, इस फाइट में रिलेवेंट है। आपको ये देखना होगा कि ये जो लड़ाई हो रही है, जैसे मैंने आपको प्रायोरिटीज बताया, ये लड़ाई इस चीज़ की नहीं हो रही है कि हम कंट्री को स्ट्रांग बना रहे हैं या हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अब ये लड़ाई शिफ्ट हो गई है
आइडियोलॉजिकल फाइट, और वो सारे इश्यूज इम्पोर्टेंस रखते हैं या इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, जो कि इन आइडियोलॉजी के अंदर जो डिबेट्स हैं उसको फ्यूल कर सके, उसको बढ़ावा दे सके। उसी में वंदे मातरम का इशू आता है। मुसलमानों के लिए जो उनका जो दीन है, उनकी जो ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, उसके अंदर जो इस्लाम है वो एक सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है, और उसमें भी सबसे बुनियादी चीज़ उनको ये कही जाती है, ये बताई जाती है कि जहाँ तक वर्शिप का मामला है ना, वर्शिप मतलब जहाँ आपको सर झुकाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान के सामने सर झुकाना है, एक अल्लाह जिसको हम कहते हैं, एक खुदा। और जब भी आप कोई बात करेंगे और जब भी आप कोई प्रशंसा करेंगे तो सबसे पहले आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा उस एक खुदा के लिए, उस एक क्रिएटर के लिए जिसने इस दुनिया को बनाया। उसी कंटिन्यूएशन में इबादत है, हिंदी में वंदना कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो वंदना और भक्ति सिर्फ एक खुदा के लिए, एक अल्लाह के लिए, एक भगवान के लिए। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तब आप समझ सकते हैं मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम होगी। कहते हैं कि वंदे मातरम, मैं अपने माता की वंदना करता हूँ। यहाँ पे माता से मुराद हमारी सरजमीन है, हमारा कंट्री है, जिसको भारत माता कहते हैं। अब क्या हुआ जी, जो नेशन है ना, नेशन को एक आइडोलाइज कर दिया गया, उसकी एक आइडेंटिटी दे दी गई एक लेडी के फॉर्म में, जिसको भारत माता कहते हैं, जिसकी पेंटिंग भी लोग बनाते हैं, और कई बार उसको दुर्गा से कंपेयर करते हैं, जो गॉडेस हैं, और कहते हैं कि ये है, इनकी हम वंदना कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि वो ऐसे किसी भी रिचुअल में या ऐसे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जिसमें जो डिवोशन है, वंदना है, जो इबादत का डिवोशन है, वो किसी मटेरियल फिगर, किसी इंसान, किसी जानवर, किसी पत्थर या किसी नेचुरल चीज़ों के सामने किया जाए, वो नहीं करते हैं। तो जब वो नहीं करते हैं तो अगर उनको फोर्स किया जाएगा तो वो इरिटेट होंगे, और जब इरिटेट होंगे तो फिर एक लॉजिक सर्कुलेट होती है, एक लॉजिक बताई जाती है। वो लॉजिक ये कहती है कि देखो ये मुसलमान कैसे लोग हैं कि ये अपनी मदरलैंड को, अपनी कंट्री को, अपनी ज़मीन को की वंदना नहीं करते हैं। मतलब अगर ये वंदना नहीं करते हैं तो ये क्या है, एंटी नेशनल है, ये देश से प्यार नहीं करते हैं, और फिर इनको शक की नज़र से देखना चाहिए। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। एक इंसान के लिए, मुसलमान के लिए खासकर, जो उसका दीन है, जो उसका धर्म है, और उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी है, वो दो अलग अलग चीज़ है। मतलब एक इंसान मुसलमान भी हो सकता है, एक इंसान इंडियन भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, इंडियन हो सकता है। लेकिन ऐसे इश्यूज, इसमें क्या किया जाता है कि जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको आप एक हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी में तब्दील कर रहे हैं, और उस तब्दील करने के नतीजे में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि किसी दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि वो उस कंट्री से मोहब्बत नहीं करते हैं, उस कंट्री से प्यार नहीं करते हैं, या उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव इनपुट नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, वो करते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो एक जो मैंडेट किया गया है कि आप ये सॉन्ग आप रिसाइट करेंगे तभी आप देशभक्त कहलाएंगे, या इसको एक रूल बना देना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में तब्दील कर देना, इससे एक रिफ्ट आएगा, एक परेशानी आएगी मुसलमानों को। और जो राइट विंग है, जो इस कंट्री को एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि वो जितना ये क्वेश्चन, ये ऐसी बातें करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो डिफरेंस है
दो कम्युनिटी के बीच में, उसको हाईलाइट करना उतना आसान हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिससे कि डिवाइड्स और बढ़ाए जाएंगे और बढ़ता चला जाएगा। हमने देखा होगा कि हम लोग जितने भी लोग आम लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, आम लोग का मतलब है कि जो कि बहुत कम पढ़ते हैं रिलीजन को, उनका अटैचमेंट सिंबॉलिक होता है रिलीजन के साथ। मतलब कोई मंदिर में जा रहा है, किसी भगवान के आगे नारियल फोड़ रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, वहाँ सजदे कर रहा है, तो सब जो रिलीजन के एक आउटवर्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। उनको इंटरनल उतना नहीं पता होता है और उतना ज़्यादा डिटेल में जाने का मौका नहीं होता है, सब अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी होते हैं। उस अटैचमेंट पे जब आप सवाल उठाएंगे, उस अटैचमेंट पे जब आप क्वेश्चन करेंगे, या उस अटैचमेंट में आप एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, तो उनका रिस्पॉन्स भी एजुकेटेड नहीं आएगा। वो भी रिएक्ट करेंगे, वो ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे कि उनकी पहचान पे हमला हो रहा है, और उस रिएक्शन को फिर पॉलिटिशियंस कैपिटलाइज करेंगे, उसको दंगे की शक्ल में दे देंगे, और फिर ये कहेंगे कि देखो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो बहरहाल किसी कंट्री के अंदर उसका फ्लैग किस तरह का होना चाहिए, वहाँ का एंथम कैसा होना चाहिए, वहाँ की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वहाँ का ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, वहाँ का खाने पीने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे जब भी फोर्स किया जाएगा एक रूल या लॉ, तो डिवाइड बढ़ेगा। अच्छा अप्रोच ये है कि आप ऐसे सिंबल्स को प्रमोट कीजिए, ऐसी आइडियाज़ को प्रमोट कीजिए जो कि कॉमन है अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस डिफरेंट सोशल क्लास। और वंदे मातरम जैसा इशू वहाँ फिट नहीं आता है। बहरहाल बचपन में मैंने भी वंदे मातरम पढ़ा है। वंदे मातरम की कुछ लाइंस मुझे अभी भी याद है। इनफैक्ट हमारी जो उर्दू की किताब होती थी उसमें वंदे मातरम का पूरा उर्दू तर्जुमा है जो मैंने पढ़ा था। ऐ माँ तुझको सलाम, भारत माता को प्रणाम, ये हम लोगों ने पढ़ा है उर्दू में। और सुजलाम सुफलाम मले जशीतलाम सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन इसमें जो साफ़ पानी साफ़ हवा की बात हो रही है, उस पर बात न होके इस चीज़ पे बात हो रही है कि आप इस चीज़ को बोल क्यों नहीं रहे हैं। इसको कहते हैं सिंबॉलिक अटैचमेंट। और सिंबॉलिक अटैचमेंट जो होता है एक वीक माइंड की पहचान होती है। और अगर गवर्नमेंट इस वीक माइंडसेट को नेशनलाइज करना चाहती है, इस पे पॉलिटिकल पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहती है, तो वो एक गलत काम कर रही है। और अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, देन यू आर ऑल्सो इक्वली पार्टनर इन द क्राइम। सोचिए, समझिए, और फिर अपनी सोच को सही कीजिए, लोगों से कनेक्ट होइए और कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में भी डेवलपमेंट हो, फैमिली में, सोसाइटी में, और आपकी कंट्री भी डेवलप करे। अस्सलाम वालेकुम।